बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिमिनल लॉ जो है वो उसमें जो स्टार्ट है प्रोसेस वो कहाँ से होता है, और उसके बाद जब एक क्राइम कमिट हो जाता है और उसके बाद जो भी प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसी अक्यूज़ को सज़ा दिलवाने तक, और उसके बाद जो है वो अक्यूज़ को राइट ऑफ अपील तक जो उसका है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब भी ये कोई क्राइम कमिट होता है तो उसके अगेंस्ट लॉ जो है वो हरकत में आता है, और कानून के तहत जिस बंदे ने क्राइम कमिट किया होता है उसको अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद जो आगे वो प्रोसेस जो है वो क्रिमिनल सिस्टम में जो फॉलो किया जाता है उसमें जो अक्यूज़ के साथ जो एज़ पर लॉ ट्रीटमेंट किया जाता है या जो सारा प्रोसेस, तो क्राइम कमिट होने के बाद सबसे पहले एक कंप्लेंट जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं, वो एक एप्लीकेशन कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में जो है वो सबमिट करवाई जाती है, और आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन जो एप्लीकांट है, मुद्दई जिसको आप कहते हैं, उसका वर्जन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है अंडर सेक्शन 154 CRPC जिसको आप FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है, चाहे वो ओरल इंफॉर्मेशन हो या इन रिटन हो, वो जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है SHO, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो इसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करे, यानी कि जो एप्लीकेशन एक कंप्लेनेंट ने मूव किया पुलिस स्टेशन में उसको एज इट इज़ जो FIR का परफॉर्मा है, जो FIR की बुक है, उस एप्लीकेशन को एज इट इज़ वहाँ पे जो है वो लिखे, उसका वर्जन रिकॉर्ड करे। अब FIR रजिस्टर हो गई। FIR रजिस्टर होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि या अक्यूज़ को गिरफ्तार किया जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, या अक्यूज़ जो है वो गिरफ्तार होने से पहले जो उसके पास राइट है प्री अरेस्ट बेल का, वो उसको एक्सरसाइज कर लेगा। फ़र्ज़ करें अगर अक्यूज़ जो है वो अरेस्ट नहीं होता और बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 CRPC वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ से ले सकता है, जो कि सेशन कोर्ट, कंसर्न्ड सेशन कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट की जाती है। तो जब वो प्री अरेस्ट बेल के लिए जाता है तो प्री अरेस्ट बेल उसको फर्स्ट हेयरिंग पे जो है वो अलाउ कर दी जाती है फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए, और वो उसका पर्पस ये होता है कि ये इसको गिरफ्तार ना किया जाए, ये अपनी बेगुनाही का सबूत जो है वो पुलिस को जो है वो देगा, और पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन करे, इम्पार्शियल होके इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये कसूरवार है तो इसको कसूरवार ठहराए, अगर ये बेगुनाह है तो फिर इसको अरेस्ट ना किया जाए। अब वो कुछ दिनों तक जो है वो पुलिस ने अपनी फाइंडिंग देनी होती है कि ये कसूरवार है या बेकसूर है, और उसके बाद जितने दिन की बेल ग्रांट की जाती है, कोर्ट ऑफ लॉ ग्रांट करता है, उसके बाद उस बेल ने या कंफर्म होना होता है या उस बेल ने जो है रिजेक्ट होना होता है। अगर वो बेल जो है वो कंफर्म हो जाती है तो फिर ट्रायल ख़त्म होने तक उस अक्यूज़ को गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन अगर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो उसको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। ये वो प्रोसेस है जो बिफोर अरेस्ट जो है वो एक अक्यूज़ उसको लेके चलता है। अगर FIR होने के फ़ौरन बाद अक्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पुलिस स्टेशन में ये जब उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं तो उसकी अरेस्ट शो करने के 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। अब यहाँ पे आ जाता है उसका रिमांड, फिजिकल रिमांड या जुडिशियल रिमांड। अगर पुलिस ये जो है महसूस करती है
कि इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो अक्यूज़ की ज़रूरत है, फिज़िकली ज़रूरत है, तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करती है कि इसका फिज़िकल रिमांड ग्रांट किया जाए ताकि वो इसको साथ ले जाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन केस की कंप्लीट करके वो एक अपनी फाइंडिंग दे सकें कि इसने जो है ये ऑफेंस कमिट किया है नहीं किया, इसकी किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, किस हद तक इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी इसका किरदार है वो जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट कर लेते हैं। और पाकिस्तान की पुलिस तो माशाल्लाह जो है वो हर एक का किरदार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करती है। अब इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट समझता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आईओ ऑफ द केस उसकी रिक्वेस्ट जेन्युइन है, तो वो उसको फिजिकल रिमांड के जो है ना वो दे देता है और अक्यूज को सेंड कर देता है बैक टू पुलिस की कस्टडी में। ये मैक्सिमम 14 डेज का पुलिस रिमांड जो है वो देती है, मजिस्ट्रेट रिमांड देता है, फिजिकल रिमांड पुलिस को पुलिस की कस्टडी में अक्यूज को रखने के लिए। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि 2-3 दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट देती है ताकि इन 2-3 दिन के रिमांड में वो देखा जाए कि इसने पुलिस ने आईओ ने क्या प्रोग्रेस की है जिसकी बेस पे उसको फर्दर रिमांड दिया जाए। बास टाइम ये होता है कि अगर पुलिस की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है तो जो जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब, जब दोबारा अक्यूज को वहाँ पेश किया जाता है तो वो दोबारा पेश करने के बाद उसको डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड पे भेज देता है 14 दिन होने से पहले ही, क्योंकि वो आईओ से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ये पूछता है कि आपने इसमें प्रोग्रेस क्या की है, और अगर वो जो है वो इसका आंसर देने के लिए काबिल नहीं है इसका आंसर करने को, और उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, स्टीरियोटाइप एक रिक्वेस्ट कर दी है, तो मजिस्ट्रेट इस बेस पे, इस पे बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, केस लॉज हैं कि मजिस्ट्रेट इस बेस पे उसको डायरेक्ट जो है वो जुडिशियल रिमांड में भेज देता है, यानी कि जेल में पुलिस की कस्टडी से अक्यूज को जेल में भेज दिया जाता है। या अगर उसको उसमें प्रोग्रेस है तो 14 दिन का रिमांड भी दे दिया जाता है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 डेज उसको अल्टीमेटली जुडिशियल रिमांड में भेजा जाता है, जुडिशियल रिमांड में जेल में जो उसको भेज दिया जाता है ट्रायल कंप्लीट होने तक। अब इसमें फर्दर क्या आ जाता है, इसका आगे ट्रायल चलना है। पुलिस ने विद इन 14 डेज जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके सेक्शन 173 का चलान मरतब करके वो कोर्ट में सेंड करना होता है। तो चलान की सूरत में जो है वो चलान सबमिट करने की सूरत में विद इन 14 डेज जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कंप्लीट करके चलान सबमिट करना होता है कंसर्न्ड कोर्ट को थ्रू प्रोसिक्यूशन ब्रांच। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं वो आगे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं उनमें जो है उनका हर तहसील का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है उसका हेड जो है वो गो थ्रू करता है कि क्या चालान जो ये सेंड किया गया है ये अप टू द मार्क है, एज पर लॉ है या जैसे हस्बे मामूल जो है पुलिस वालों को लॉ से वो थोड़ा सा दूर ही होते हैं, अगर उनमें कोई जो है वो मिस्टेक्स हैं या उन्होंने कोई लॉ के अकॉर्डिंग जो अपनी फाइल कंप्लीट नहीं की तो वो उसको रिजेक्ट करके वापस भेज देता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये इसमें लकूनाज हैं, इसको कंप्लीट करके दोबारा जो है वो आप सेंड करें। अब चालान सेंड हो गया, चालान सेंड होने के बाद जो है उसका ट्रायल वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है वो फॉरवर्ड कर देती है कोर्ट ऑफ लॉ को, जो है उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आके ट्रायल के दौरान यहाँ पे एक लॉ है एग्जिस्ट करता है बेल का, कि क्या जैसे हम पहले डिस्कस किया था कि बिफोर अरेस्ट बेल है, इसी तरह आफ्टर अरेस्ट बेल है। अब आफ्टर अरेस्ट बेल में अक्यूज जो है वो फ़र्ज़ करें अक्यूज जो पाकिस्तानी सिस्टम है, हमारे इधर कोर्ट्स का सिस्टम है, इसमें 3-3 4-4 साल जो है वो ट्रायल कंप्लीट नहीं होते, तो 3-4 साल अगर एक समझता है अक्यूज कि उसको तो वो 3-4 साल तक जो है वो जेल में क्यों पड़ा रहे, वो उसने ट्रायल को फेस करना है, तो वो बाहर रह के जो है वो आज़ाद सूरत में भी ट्रायल को फेस कर सकता है, तो वो बेल के लिए अप्लाई करता है। इसके लिए जो अक्यूज्ड है, जो बिहाइंड द बार्स है, वो बेल अप्लाई जो करता है पोस्ट अरेस्ट बेल, जो सेक्शन 497 के पैरामीटर्स पे जो है वो अलाउ होती है या रिजेक्ट हो जाती है एज पर नेचर ऑफ ऑफेंस। वो जब हम सेक्शन 497 पढ़ेंगे तो फिर उसमें डिटेल डिस्कस करेंगे।
अगर अक्यूज को बेल मिल जाती है तो उसने एज पर सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट बेल बॉन्ड सबमिट करवाने होते हैं। जो आप किसी जब आप बेल पे रहा होते हैं, कोई अक्यूज बेल पे रहा होता है, तो उसकी जगह पे किसी बंदे को जो है वो बेल बॉन्ड जमा करवाने होते हैं दूसरे बंदे को, ताकि वो एक किस्म की श्योरिटी रहे कि ये फर्दर फ्यूचर में जो अक्यूज्ड है ये हर हेयरिंग पे कोर्ट में आके हर हेयरिंग को अटेंड करेगा और ट्रायल को फेस करेगा। और अगर वो एब्सेंट रहता है, वो ट्रायल को फेस नहीं करता, उसके अगेंस्ट जो है वो सेक्शन 87 88 की कार्रवाई हो जाती है, यानी कि प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद जो है वो जो जिस बंदे ने वो श्योरिटी दी होती है, जिस बंदे ने जो बेल बॉन्ड सबमिट करवाए होते हैं, कोर्ट उसको समन करती है, उसको जो बुलाती है कि आप इस बंदे को लेके आए या फिर कंसिक्वेंसेस को फेस करें। तो अगर बेल मिल जाती है तो वो बेल पर रहा हो के अपने सारे जो है वो ट्रायल को फेस करेगा। और अगर बेल नहीं मिलती तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए, जेल में रहते हुए जो है वो हर हेयरिंग पे जेल पे उसको लाया जाएगा कोर्ट में, और जेल में रहते हुए जो वो फेस करेगा। ट्रायल का एक प्रोसेस है अपना। ट्रायल जो है उसमें एविडेंसेस होनी होती हैं, एविडेंसेस में फर्दर जो है वो उसका सारी स्टेजेस होती हैं, ओरल एविडेंस होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, उसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, वो सारे प्रोसेस को फाइनल करके आफ्टर आर्गूमेंट्स अब कोर्ट्स ने उसको या क्विट करना है या कन्विक्ट करना है। इसमें हम स्टार्ट में थोड़ा सा मिस कर गए। जब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले चार्ज फ्रेम होना होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो आपकी वो सारी जो है वो एविडेंसेस जो है होनी होती हैं। तो अब अक्विट हो गया या कन्विक्ट हो गया। अगर अक्विट हो जाता है तो जो कंप्लेनेंट है उसके अपील, उसके पास राइट टू अपील होता है अगेंस्ट अक्विटल। अगर कन्विक्ट हो जाता है तो अक्यूज के पास होता है राइट ऑफ अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। तो दोनों साइड पे जो है वो अपील का राइट है। अगर कन्विक्शन होती है तो अक्यूज अपील फाइल करेगा, अगर अक्विटल होती है तो कंप्लेनेंट जो अपील फाइल करेगा। कंप्लेनेंट के पास एक और भी जो है वो रेमेडी होती है क्रिमिनल रिवीजन फाइल करने की, कि अगर उसको लेसर पनिशमेंट हुई है, फॉर एग्जांपल डेथ पेनल्टी है किसी में, मतलब 302 का केस है, उसमें नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई है, या जज ने जो भी डिसाइड किया उसके नेचर के मुताबिक कम पनिशमेंट दी है, तो उसकी इन्हांसमेंट के लिए जो है वो क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर देता है कंप्लेनेंट के फॉर इन्हांसमेंट ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 435 रेड विद सेक्शन 439 सीआरपीसी। ये वाला प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब अपील फाइल करने के बाद जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है, जो फैसला किया जाता है, सेशन जज फैसला देता है, उसकी फैसले की एग्जीक्यूशन जो होनी होती है वो आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस होनी होती है। जो सेंटेंस पास की गई बाय ट्रायल कोर्ट, उसको हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कंफर्म करना होता है। कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस में अगर वो उसकी जो अक्यूज्ड फाइल करता है अपील, जो स्टेट की तरफ से होता है जो रेफरेंस फाइल कंफर्मेशन के लिए, उसमें देख के अगर या उसकी अक्विटल अपील में कर दी जाती है या उसी सेंटेंस को जो है वो रहने दिया जाता है, जो लर्नर ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको अपहल्ड कर दिया जाता है, या उसकी जो जितनी सज़ा दी होती है उसको कम कर दिया जाता है, या जितनी सज़ा दी होती है उससे सज़ा को बढ़ा दिया जाता है। तो ये जो है एपेक्स कोर्ट का एपलेट कोर्ट का जो है वो डिसीजन है। एपलेट कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है वो सेंटेंस कंफर्म होने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। उसके बाद भी आपके पास जो है वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेटली उसको डिसाइड करती है कि ये इसको जो है वो जो भी पार्टी लास्ट रेमेडी होती है अपील की सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जो भी डिसीजन होता है वो फिर अल्टीमेटली फाइनल समझा जाता है। नॉर्मली आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, अक्सर देखते हैं हमारा जुडिशल सिस्टम ये थोड़ा सा इस लिहाज से भी जो है वो इसकी परफॉर्मेंस
पुअर है कि बाज़ दफ़ा न्यूज़ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिलती है कि 28 साल बाद किसी को जो रहा कर दिया गया, 25 साल बाद किसी को रहा कर दिया गया। तो ये इंसाफ के जो थोड़ा सा पैरामीटर है उसके अगेंस्ट बात जाती है कि अगर किसी बंदे कोई पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद जेल में आप उसको कहते हैं कि हम इसको बरी कर देते हैं, इट मीन्स कि आप उसको इनोसेंट डिक्लेयर करके या बेनिफिट ऑफ डाउट दे के जो है उसको करते हैं, बरी करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको फास्ट ट्रैक पे हो के जो है वो होना चाहिए ताकि लोगों का टाइम बच सके, लोगों की ज़िंदगियां बच सकें। पिछले दिनों में जो है वो एक और सुनने में आया था कि एक बंदे को जो है वो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर की जो है वो सज़ा 5 दिन के लिए थी, तो वो गुजार के आया और उसका अपील का फैसला 6 साल बाद किया गया, तो वो 5 दिन की सज़ा का फैसला 6 साल बाद हुआ। तो ऐसे सुनने में वाक़यात आते हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है वो ये भी सुनने में एक दो दफ़ा आया कि जो अपील है उसका फ़ैसला किया गया, उससे पहले मुलज़म की जो है वो जेल में डेथ वाक़या हो गई और उसकी अपील का फ़ैसला बाद में हो रहा है। तो इस लिहाज से जुडिशल सिस्टम में थोड़ा सा इसको जो है वो इम्प्रूवमेंट की, तो हर सिस्टम में गुंजाइश होती है, लेकिन जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ दाव पे लगी हों उसमें थोड़ा सा जो है इसको फास्ट ट्रैक पे किया जाए तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो ये हमारा था कि कहाँ से जो है वो एक जब ऑफेंस कमिट होना है तो उसकी इब्तदा से लेके अल्टीमेटली जो उसका सारा प्रोसेस है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह जो है वो अब इस प्रोसेस में जिस जिस लॉ को फॉलो किया जाना है, जो इस प्रोसीजर में जिस लॉ को फॉलो किया जाना है, जिस प्रोविजन को फॉलो किया जाना है, उस पे हम इंडिपेंडेंट इंशाल्लाह हर एक टॉपिक पे लेक्चर रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो पसंद आया होगा लेक्चर। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह मैं अपनी इम्प्रूवमेंट की हर जगह पे गुंजाइश होती है, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सेटिस्फाइड कर सकूँ और इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।